अब समानता के अधिकार के तहत अब हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया और निश्चित रूप से हमारी बहुत सी शंकाएं अब दूर हो गई होंगी। उन शंकाओं में आरक्षण कई लोगों को नागवार जो लगता था, अब उसके पीछे कारण समझ गए होंगे। उपाधियों का दिया जाना, इसके पीछे भी जो कारण निहित थे उसे समझ गए होंगे। समानता के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त प्रयासों को किन प्रावधानों के तहत कानूनी जामा पहनाया गया, ये भी अब समझ गए होंगे। तो अब समानता के अधिकार के बाद अब हम दूसरे अधिकार की ओर बढ़ते हैं और वह है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत शायद देखा जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के नज़रिए से देखा जाए तो समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन सामान्य परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए सबसे अहम होती है। स्वतंत्रता को लेकर फ्रांसीसी क्रांति के समय एक स्लोगन था, एक वाक्यांश, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। आदमी जब पैदा होता है तो स्वतंत्र रहता है, लेकिन पैदा होते ही उस पर दुनिया भर की कड़ाइयाँ कानून लाद दिया जाता है और कि वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। इसके मायने क्या हैं, हम आगे इसको समझेंगे। फिलहाल हम ये जानें कि स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 1922 के तहत इसको दिया गया है और 7 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 7 तरह की स्वतंत्रताएं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दी गई है। इसमें छठी स्वतंत्रता है संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन सी? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 7, उन 7 में छठवीं है संपत्ति की स्वतंत्रता। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बताया, 44वां संशोधन जो 1979 में हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को हटा दिया गया। इस प्रकार अब स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 7 के बदले 6 अधिकार रह गए हैं। मूल अधिकार पहले 7 थे, मूल अधिकार 6 हो गए क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। उसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार 7 था, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसे 44वें संशोधन में समाप्त कर दिया गया, तो ये भी 6 बचे हैं। तो अब हम इन विभिन्न स्वतंत्रताओं की बात करें। मूलभूत स्वतंत्रताएं क्या है, बेसिक फ्रीडम क्या है। अनुच्छेद 19 में 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जिसमें पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। बहुत महत्वपूर्ण, बोलने का अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करिए जब आपको अपनी बात रखने का अधिकार ना हो, जैसा कहा गया वैसा ही बिल्कुल करते जाएं, जैसा कहा गया वैसा ही करने का आदेश हो। आपके दैनिक जीवन में भी, तो आप में, हम में, आप में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। पशु को हम जैसा खेदते हैं, जिस ओर भगाते हैं, जैसा करते हैं वैसा, जैसा आदेश देते हैं पशु वैसा करता है। पशु सवाल नहीं उठा नहीं सकता। मानव की स्थिति भी लगभग वैसी ही हो जाएगी यदि उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए। तो स्वतंत्रता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका संबंध हमारे दिमाग से है, हमारे मन से है, हमारी सोच से है। इस
संवैधानिक प्रावधान के तहत, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक है, उसके अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भाषण देने का, लेखन का और मुद्रण सामग्री या अन्य संसाधनों से अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आज सोशल मीडिया, जिसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, SMS है और न जाने क्या क्या सुविधाएं आपको नेट के माध्यम से हैं, कंप्यूटर है, प्रिंट मीडिया है, टेलीविज़न है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी अपनी बातें व्यक्त करता है, अपनी फीलिंग को लिखता है, बोलता है। इससे यदि हमको आपको वंचित कर दिया जाए तो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। उस दुर्गति से बचाने के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि नागरिकों को कानूनी अधिकार रहे, संवैधानिक अधिकार रहे बोलने का, अपनी बात को व्यक्त करने का, और इसे ही कहते हैं 19(1) के तहत 19(1) के तहत भाषण, लेखन और मुद्रण या अन्य जरियों से विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। जो 44वां संशोधन है, 44th अमेंडमेंट, इसमें संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। संपत्ति की स्वतंत्रता को तो हटा दिया गया है, संपत्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए अनुच्छेद को हटा दिया गया है, लेकिन एक अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसे कहते हैं 361A। 361A के तहत समाचार पत्रों को देश की संसद और विधान मंडलों की कार्रवाई छापने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। 1979 के पहले संसद के अंदर जो भी होता था, जो भी घटनाक्रम होता था, जो भी वाद विवाद होते थे, ये जनता की पहुंच से बाहर थे, जिसे हम इन कैमरा कहते हैं। सभी दरवाजे बंद रहते थे और उसके अंदर दलों के बीच में बहस होती थी, कानून बनते थे, पारित होते थे और विवाद होता था और निष्कर्ष निकलता था, निर्णय होते थे और कानून बनते थे। लेकिन बदलती परिस्थितियों में जब विश्व हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, ये आवश्यक समझा गया कि अब संसद की कार्रवाई भी लोगों के घरों तक पहुँचे। संसद में होने वाली बहस, सांसदों के द्वारा किए जा रहा व्यवहार, सांसदों के द्वारा दिए जा रहे भाषण, ये जनता को जानने का इसको पूर्ण अधिकार है। उसके तहत 361A अनुच्छेद को डाला गया और इसीलिए हम संसद की कार्रवाई को लोकसभा और राज्यसभा के टीवी चैनलों के माध्यम से देख सकते हैं। आगे झुकेंगे यदि आप कोई हरकत बढ़ाए।
संसद की कार्रवाई में क्या हुआ है, इसको वहाँ अंदर बैठकर, संसद के अंदर बैठकर पत्रकार अब उसको सुनिश्चित करते हैं, उसको लिखते हैं और संचार माध्यमों के आधार पर जनता तक पहुंचाते हैं। और जनता इससे वाकिफ़ होती है कि किसी क्षेत्र का सांसद कैसा कर रहा है, कि किस तरह से अपने को प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने क्षेत्र के लिए कितना प्रयासरत है, कितना विकास में सहयोग दे रहा है, आदि आदि। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर आया है। जहाँ 44वें संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटाया गया, वहीं 44वें संशोधन में 361A को जोड़कर विधानमंडल और संसद की कार्रवाई को पूरे देश के हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई, छापने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता के तहत दूसरा प्रावधान है, दूसरा अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से, देखिए भाषा क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से, बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अर्थात हमें सभा सम्मेलन आदि करने की स्वतंत्रता दी गई है, संवैधानिक प्रावधान किया गया, संवैधानिक अधिकार दिया गया है, लेकिन उसमें एक शर्त जोड़ी गई है कि वह शांतिपूर्ण हो और बिना हथियारों के हो। जब तक सभा सम्मेलन के माध्यम से आप किसी का विरोध करना चाहते हैं, वह तब तक परमिसिबल है जब तक वह शांतिपूर्ण है, जब तक वो बिना हथियारों के संचालित है। तो नागरिकों को अपने विचारों का प्रचार करने के लिए या अपने अन्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 19(1) ख में जो प्रावधान किया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता है। लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इसमें भी कुछ अपवाद है। आप कहेंगे एक और अधिकारों की बात हो रही है, दूसरी ओर एक के बाद एक हर अधिकार में कुछ अपवाद हैं, चाहे वे समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो। बिल्कुल सही सोचा आपने, अपवाद नहीं होंगे तो ये अधिकार भी निरंकुश हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पर अभी इतना हम जान लें कि लगभग सभी अधिकारों में, लगभग सभी अधिकारों की एक सीमा है, सभी अधिकारों की एक लक्ष्मण रेखा है। हम अपने अधिकारों का उपयोग सुनिश्चित करते समय, हम अपने अधिकारों का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि हम अपने अधिकारों का उपयोग उस सीमा के दायरे में कर रहे हैं। वो दायरा क्या है, इस पर चर्चा आगे होगी, पर अभी हम ये समझ लें कि ये जो स्वतंत्रता है सभा करने की, सम्मेलन करने की, आदि आदि, ये असीमित नहीं है और राज्य के सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, भारत की अखंडता के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से यदि ये जनसभाएं, ये सम्मेलन किसी तरीके से हानिकारक साबित होने की संभावना है तो सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी। अर्थात सम्मेलन आदि की स्वतंत्रता असीमित नहीं है और राज्यों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, शांति व्यवस्था के लिए, भारत की अखंडता के मद्देनज़र इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। कई बार कुछ विशेष स्थितियों में सरकार अनुमति नहीं दे सकती, नहीं देती। तीसरा, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत तीसरा अधिकार है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ निर्माण की, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। 19(1) ग, ये किसके तहत ये प्रावधान? 19(1) ग, उसमें स्वतंत्रता है
कि अपने आवश्यकताओं, अपनी प्रकृति के आधार पर हम समुदाय बना सकते हैं, हम एक संघ बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, एक दल बना सकते हैं। हमें एक पार्टी बनाने की, एक दल बनाने की, क्लब, एसोसिएशन या अपने समुदाय के व्यक्तियों को लेकर एक समूह बनाने की पूरी छूट है। इसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं है। लेकिन जरूरी यह है कि ऐसा करते समय सुरक्षा व शांति को खतरा न हो, बशर्ते इनका उद्देश्य सुरक्षा और शांति को खतरा पहुंचाना न हो। हम एक दल बनाएं और उस दल का उद्देश्य कुछ ऐसी गतिविधियां हों जो देश के लिए हानिकारक हैं, तो उसकी अनुमति नहीं होगी। अन्यथा हम बना सकते हैं। हम ऐसा दल बनाएं जो कुछ गैर कानूनी कार्य करने की मंशा रखता हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। सरकार हमें इसकी अनुमति नहीं देगी। हमें अधिकार है दल बनाने का, लेकिन तब तक जब तक दल का उद्देश्य देश की अखंडता को, देश की रक्षा को सुनिश्चित करता हो। किसी अनैतिक उद्देश्य से भी हम संघ नहीं बना सकते, समुदाय नहीं बना सकते। अन्यथा दूसरे शब्दों में किसी भी गलत कार्य के लिए जो देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की शांति के लिए खतरा हो, हम उसके लिए समुदाय, संघ नहीं बना सकते। अन्यथा हम सबको क्लब, दल, समुदाय, समूह आदि बनाने का अधिकार है। यदि ऐसे दल बनाए जाते हैं तो राज्य चाहे तो समय आने पर इस पे प्रतिबंध भी लगा सकती है। बहुत सी जो गतिविधियां हो रही हैं देश में विभिन्न दलों के नाम पर, जिनमें से आतंकवादी गतिविधियां भी हैं, धर्म के नाम पर कुछ गतिविधियां हो रही हैं कुछ दलों के द्वारा, इनको दल बनाने का अधिकार है। पर बदलते हुए समय में पाया गया कि ऐसे दल, ऐसे संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, देश की अखंडता के लिए खतरा हो रहे हैं, देश की शांति के लिए खतरा हो रहे हैं, तो सरकार इन दलों को गैर कानूनी घोषित कर सकती है और कई मामलों में करती आई है। ठीक, तो ये अधिकार है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार। अब अगला अधिकार देखें, भ्रमण की स्वतंत्रता। अधिकारों की श्रेणी में हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, और फ्रीडम की श्रेणी में अब हम चौथे फ्रीडम की बात कर रहे हैं, और वह है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, भ्रमण का अधिकार। क्या आपको, हमको घूमने का अधिकार है? बिल्कुल है। क्या आप किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी टूरिस्ट स्थल पर, देश के किसी भी स्थान में जा सकते हैं? या आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपको कभी वंचित किया जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। लॉन्गेस्ट टनल माना जाता है और ये कनेक्ट करता है मनाली को लाहौल से, जो यूजुअली लोग रोहतांग से पार किया करते थे, और उसमें इसके कंपैरिजन में 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा लगता था, और विंटर में तो वो रास्ता बंद ही हो जाता था। दिस टनल इज़ लाइक अ पोर्टल विच टेक्स यू फ्रॉम द ग्रीन लैंडस्केप्स टू द टोटली वाइट वंडरलैंड। ये बना, ओह माय गॉड, अब यहाँ पर हमें 200 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है, और ये टोल अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है।
रास्ता सीधा जाके कनेक्ट होता है लद्दाख में। स्नो देखने के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ कोई घर या होटल वगैरह अभी ज़्यादा नहीं है। और नियरेस्ट टाउन है सिसु, जहाँ एक और हॉस्टल है आपको बेहतरीन स्टे ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए। उसके साथ ही और भी कुछ होटल्स हैं। ये एरिया ऑटम में पूरा ऑरेंज कलर का हो जाता है इन पेड़ों की वजह से, और वो व्यू देखना अभी भी मेरी बकेट लिस्ट में है। सिसु वाटरफॉल एंड सिसु लेक देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, बट इस टाइम वो दोनों ही फ्रोजन मिलेंगे आपको। रास्ते में आपको इस तरह की फ्रोजन फॉल टाइप की सीनरीज तमाम दिख जाएंगी। ये वो स्पॉट है जहाँ तक वो टूरिस्ट जिनका सिसु में या उसके आगे कोई स्टे नहीं है अलाउड होते हैं। रास्ते में ब्लैक आइस जम जाती है विंटर्स में, तो ये होता है। खैर, चोट ज़्यादा नहीं लगी और मैंने आके सबसे पहले वो चीज़ पूछी जो ऐसी सिचुएशन में पूछी जाती है। रिकॉर्ड है? आजा। और फिर सब नॉर्मल करके रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट। तो हम फाइनली अपनी किया सोनेट को सिसु तक ले आए, और सोनेट की स्माइल से ये पता चल रहा था कि वो बहुत खुश है ये सारा एक्सपीरियंस करके। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों आपको नहीं रोका जा सकता धर्म के आधार पर? क्यों आपको नहीं रोका जा सकता किसी खास स्थान में जाने के लिए जाति के आधार पर? क्यों आपको नहीं रोका जा सकता किसी खास जगह में जाने के लिए लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार? इसलिए क्योंकि हमको आपको भ्रमण की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार। सभी नागरिकों को भारतीय सीमा के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का पूरा अधिकार है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ गुजरात से लेकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तक हमें पूरा अधिकार है। किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या हम किसी तरह की अनुमति किसी से लेती हैं या लेनी पड़ती है? नहीं, पूर्ण रूपेण हम स्वतंत्र हैं। किसी विशेष आज्ञा पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था क्षेत्रवाद को हटाने के लिए, प्रांतवाद की भावना को, धर्म की भावना को खत्म करने के लिए किया। जो कट्टरवादिता क्षेत्र के नाम पर पनप रही थी, प्रांतवाद की भावना जो पनप रही थी, उसको हटाने के लिए लोगों को उन्मुक्त वातावरण दिया है सरकार ने। इस अधिकार के तहत किसी भी जगह जाने का पूरा अधिकार। राज्य सार्वजनिक हित
या अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए इस अधिकार पर कभी कभी प्रतिबंध लगा सकता है। अर्थात यहाँ पर भी एक अपवाद है कि कभी कभी प्रतिबंध लग सकता है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे प्रतिबंध कहाँ लगते हैं, कब लगते हैं? सैनिक क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्रों में, सैनिक रक्षा से जुड़े हुए स्थानों में जहाँ सेना रहती है, फौज रहती है, या सीमाओं में, वहाँ हमें जाने का अधिकार नहीं है। कम से कम बिना अनुमति के जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं, जहाँ पे उदाहरण के लिए हम बात करें तो जहाँ परमाणु रिएक्टर हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमारे स्पेस या वैज्ञानिक रिसर्च जहाँ हो रहे हों, जहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी की आवश्यकता हो, ऐसे क्षेत्रों में यदि हम जाना चाहें तो उसके लिए हमें अनुमति की जरूरत है। तो कई बार प्रतिबंध लगता है। तो ये भी एक अपवाद है।